मानना स्टार्ट होता है एक इंट्रोडक्शन से। एक ऐसी दुनिया जो खून और लड़ाई से बना था, जहाँ पे मरो या मारे जाओ का नियम लागू होता था। अपने नाम की तरह हेला हेल जैसा ही था, डीमन, डेथ, ड्रैगन्स जैसे मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। उसी दुनिया में किसी कारण की वजह से कैंग अपने भाई कैंगमिन के साथ टेलीपोर्ट हो गया था। यूं तो बहुत सारे इंसान वहाँ टेलीपोर्ट हुए थे, पर कैंगमिन और कैंग उनमें से सबसे अलग थे। हेला के मॉन्स्टर से वो लोग लड़के पावरफुल हो रहे थे। ऐसे ही एक लड़ाई के दौरान कैंग एक डीमन के साथ लड़के उसे मार के नेक्रोमेंसी का एबिलिटी पाता है। हर एक डेथ के साथ, हर एक लड़ाई के साथ वो और ज्यादा पावरफुल होने लगता है। अपना एक अनडेड की आर्मी खड़ी करने लगता है। कैंग और कैंगमिन हेला में ट्रांसेंडेंटल ह्यूमन से भी लड़ते हैं, पर वो लोग भी कैंग ब्रदर्स के सामने टिक नहीं पाते हैं और मर के कैंग की आर्मी में शामिल हो जाते हैं। 10 साल ऐसे ही बीत जाता है और उसी 10 साल के अंदर हेल में लड़ते लड़ते कैंग ब्रदर्स हेल के मोनार्क को चैलेंज करने के काबिल हो जाते हैं। हेल के न्यू लॉर्ड बनने की फिराक में होते हैं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसी वक्त धरती का एक पोर्टल वहाँ खुल गया था। कैंग तो धरती में नहीं लौटता, पर कैंगमिन कुछ अलग ही सोच रहा था। कैंगमिन को हेला का मोनार्क बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो धरती में वापस लौटना था, उसे इंसानों के बीच धरती में रहना था। इसलिए वो सब कुछ ठुकरा देता है और धरती पे वापस लौट जाता है। हमें यहाँ पे कैंग के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी पता चलता है। कैंग अपने छोटे भाई कैंगमिन से पूरी तरह से उल्टा था। कैंग एक सैडिस्ट था, एक साइकोपैथिक टाइप का था, जो लोगों को मार के बहुत ज्यादा एंजॉय करता था, और शायद इसी चाहत की वजह से वो धरती वापस नहीं लौटा था और हेला में रह के डेथ का गेम खेल रहा था। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं मेन मानवा को। सीन स्टार्ट होता है डीमनिक पैलेस से, गुरगुआ से, जहाँ पे बैठे कैंग पूरे हेला को रूल कर रहा था। वो पूरी तरह से बदल चुका था। ह्यूमन बॉडी को छोड़ के वो एक हड्डी का ढांचा बन गया था, डेथ का देवता बन गया था। अभी तो 6 साल बीत चुकी थी। 6 साल के दौरान कैंग हेला के 5 नोबल्स को सबड्यू किया था, उनकी सील से उनको आजाद कर दिया था और उन्हीं की मदद से कैंग हेला का मोनार्क बन बैठा था। हमें यहाँ पे 5 नोबल्स के बारे में पता चलता है। 5 नोबल्स हेला के मोस्ट पावरफुल हेल लॉर्ड्स थे, समनर्स थे, और आगे चल के वो कैंग को फॉलो करने लगे थे। कैंग अपनी सोच में खोया ही था कि उसके पास नेस्मोंड रोड्रिक आता है। नेस्मोंड रोड्रिक एक ऐसा क्रिएचर था जो हर एक जिंदा चीज से जुड़ा हुआ था। वो एक तरीके से स्पिरिट ऑफ डेथ था, ग्रिम द रीपर था। नेस्मोंड रोड्रिक कैंग के पास आता है, उसे ग्रीट करता है और एक बुरी खबर देता है। खबर में नेस्मोंड बोलता है कि कैंग का भाई कैंगमिन अब मर चुका है। जिंदा लोगों की दुनिया में उसका अता पता नहीं है, यहाँ तक कि उसका सोल भी आफ्टर लाइफ में जा चुका है। खबर सुन के कैंग गुस्से से बौखला जाता है। उसका छोटा भाई जो कभी हेला का मोनार्क बन सकता था, पावर लेवल में उसके बराबर था, वो ऐसे कैसे मर सकता था। इसीलिए कैंग रेस्मोंड को सब कुछ डिटेल में बोलने को बोलता है और रेस्मोंड को उसके भाई के स्पिरिट को वहाँ बुलाने का कमांड देता है। और जैसे ही कैंगमिन का स्पिरिट वहाँ समन होता है, वैसे ही रेस्मोंड आइज ऑफ द डिजीज्ड की स्किल को यूज करता है, जिससे कैंगमिन की मेमोरीज को एक्सप्लोर करने लगता है। आइज ऑफ द डिजीज्ड एक ऐसा स्किल होता है जिससे मरे हुए के आखिरी पलों को रेस्मोंड देख सकता है, क्या दूसरों को दिखा भी सकता है। उन्हीं मेमोरीज से उनको पता चलता है कि कैंगमिन का मर्डर हुआ है और मर्डर करने वाले उसी के ही दोस्त हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए उसका मर्डर किए हैं। क्योंकि रेस्मोंड हर एक लिविंग बीइंग से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो धरती का हालचाल कैंग को बताने लगता है। रेस्मोंड के हिसाब से अभी धरती में मेटा ह्यूमंस का राज चल रहा था। मेटा ह्यूमंस पावरफुल जरूर थे, पर कैंगमिन के लेवल के पावरफुल नहीं थे, और शायद इसी की वजह से ही कैंगमिन मारा गया था। सब कुछ सुन के कैंग आग बबूला हो जाता है और धरती पे रवाना होने के लिए निकल पड़ता है। जाते जाते कैंग रेस्मोंड को एक कमांड देता है। कैंग बोलता है कि 5 नोबल्स को मैसेज पहुंचा दिया जाए कि वो लोग तैयार रहें। जब भी धरती से कैंग उनको बुलाएगा, समन करेगा, धरती में जाने के लिए वो रेडी रहें। कैंग तो रेस्मोंड को पैलेस का इंचार्ज भी बना देता है, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में वो पैलेस को इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट कर सके। यूं तो रेस्मोंड कैंग के बारे में सोच सोच के चिंता कर रहा था, पर कैंग उसे दिलासा देता है कि जब भी मुसीबत पड़ेगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा बोल के वो रेस्मोंड को समझा देता है। अपने मास्टर के कमांड से रेस्मोंड धरती का गेट खोल देता है और अर्थ के पोर्टल के पास पहुंच के कैंग अपने भाई कैंगमिन को फिर से याद करने लगता है। कैसे कैंगमिन बहुत ज्यादा इमोशनल था, कैसे वो हर चीज को एंजॉय करता था, छोटी से छोटी चीज से भी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। यही सब सोचते सोचते कैंग अपने ह्यूमन फॉर्म में फिर से आने लगता है और धरती पे जाने के लिए वो खुश होने लगता है। हाँ, पर वो कैंगमिन की तरह धरती में लोगों से मिलने जुलने के लिए खुश नहीं हो रहा था। वो तो धरती में जाके मेटा ह्यूमंस को मारने के लिए नया शिकार पाने के लिए खुश हो रहा था और इवल से स्माइल दे रहा था। सीन शिफ्ट होता है कोरिया की सियोल सिटी में, जहाँ अचानक एक पोर्टल खुलता है और पोर्टल के अंदर से कैंग बाहर आता है। उसी वक्त टेलीपैथी से रेस्मोंड उसे कांटेक्ट करता है। रेस्मोंड कैंग को बताता है कि धरती में वो अपनी फुल पावर को यूज कर सकता है, क्योंकि धरती के एटमॉस्फेयर में पहले से ही माना मौजूद है। रेस्मोंड कैंग को ये भी बताता है कि वो अभी से कैंग का आंखें और कान बन जाएगा, हर चीज का खबर उसे प्रोवाइड करेगा। कैंग के कमांड को पूरा करते हुए रेस्मोंड को हेल के नोबल्स को भी मैसेज पहुंचा दिया था, जो कि कैंग के कमांड का ही इंतजार कर रहे थे। कैंग का कमांड पाते ही वो डिप्लॉय होने के लिए रेडी बैठे थे। सब इन्फॉर्मेशन पा के कैंग स्माइल करने लगता है और आगे के प्लान के बारे में वो सोचने लगता है। उसके धरती से गए हुए 16 साल बीत चुके थे। 16 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। धरती अभी बहुत ज्यादा एडवांस हो गया था। धरती में मेटा ह्यूमंस, डंजियंस जैसे कई सारे नए चीज आ गए थे और उन सब के बारे में कैंग को अभी जानना था। और सबसे पहले उसे अपने भाई के बारे में जानना था, जो कि उसे हंटर एसोसिएशन से मिलना था। कैंग सीधा हंटर एसोसिएशन की ओर निकल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है गैंगलैंड डिस्ट्रिक्ट के सियोकोडोंग हंटर एसोसिएशन पे। कैंग वहाँ पहुँच के वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और उधर से उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसे वहाँ रिटर्नर्स
के बारे में पता चलता है। रिटर्नर्स जो कैंग-युक और कैंग-मिन की तरह थे, जो लंबे टाइम तक अलग एक दुनिया में फंस के आए थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, हाई रैंक की जिंदगी जी रहे थे। कैंग-युक तो समझ चुका था कि उसके भाई कैंग-मिन की डेथ के बारे में हंटर एसोसिएशन को ज्यादा कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि उसका भाई का मर्डर डंजन के अंदर हुआ था। पर फिर भी ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कैंग-युक अपने आप को कैंग-मिन का भाई बोल के इंट्रोड्यूस कराता है, और ये सुन के हंटर एसोसिएशन में हलचल मच जाती है, क्योंकि ये पहला इंसान नहीं था जो अपने आप को कैंग-मिन का बड़ा भाई बता रहा था। खबर सुन के वहाँ वांग सांगवो आ जाता है। वांग सांगवो कोरियन हंटर एसोसिएशन का एक्सीडेंट मैनेजमेंट का हेड था, और वो कैंग-युक से मिलकर इतना खुश नहीं हो रहा था। वांग सांगवो सोच रहा था कि कैंग-युक कैंग-मिन की तरह इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, शायद ये तो उसका असली बड़ा भाई भी नहीं होगा। पर उसे कहाँ पता था कि वो हेला के मोनार्क से मिल रहा है, द ग्रेटेस्ट नेक्रोमेंसर से मिल रहा है। पर ये बात उसे जल्दी ही पता चलने वाला था। सीन स्टार्ट होता है गमनम डिस्ट्रिक्ट से, गमनम डिस्ट्रिक्ट के सियोचुडेंग हंटर एसोसिएशन से, जहाँ पे कैंग-युक के आने से हलचल मचा हुआ था, और कैंग-युक को खुद मिलने एक्सीडेंट मैनेजमेंट का हेड वांग सांगयुक आया था। जैसे ही वांग सांगयुक कैंग-युक का स्वागत करता है, वैसे ही बिना टाइम वेस्ट किए कैंग-युक डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता है। वो वांग सांगयुक को पूछने लगता है कि वो कैंग-मिन के बारे में क्या जानता है, उसके डेथ के बारे में क्या जानता है। वैसे तो वांग सांगयुक कैंग-युक के ऐसे बर्ताव से अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। उसके हिसाब से कैंग-युक उसे ग्रीट करना चाहिए था, उसके साथ रेस्पेक्ट से बात करना चाहिए था, पर कैंग-युक ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वांग सांगयुक मन ही मन सारे रिटर्नर्स को भी गाली देने लगता है। वो सोचने लगता है कि सारे के सारे रिटर्नर्स ही बदतमीज टाइप के हैं, मैनरलेस हैं, पर वो रिटर्नर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रिटर्नर्स जैसा पावर लेवल उसके पास चाह के भी जो नहीं था। वांग सांगयुक कैंग-युक को लैब की ओर ले जाने लगता है, और उसे समझाने लगता है कि पास्ट में हंटर एसोसिएशन में बहुत सारे लोग आए थे, कैंग-मिन का बड़ा भाई हूँ बोल के दावा कर रहे थे, क्योंकि कैंग-मिन बहुत ज्यादा फेमस जो था, और उसकी जायदाद को अपना बोल के दावा करने वाला आया जो नहीं था। और जेनेटिक्स के टेस्ट में वो सब फेल हो गए, और फेक साबित होके हंटर एसोसिएशन से शरण के मारे चले गए। यूं तो वांग सांगयुक मन ही मन सोच गया था कि ये आदमी भी फेक है, कैंग-मिन का बड़ा भाई ये तो बिल्कुल नहीं है। पर उसका सपना टूट के बिखर जाता है जब जेनेटिक्स का रिजल्ट निकल के आता है, और रिजल्ट सुन वांग सांगयुक का मुंह तो सूख ही जाता है। जेनेटिक का रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आया था। कैंग-युक सच में कैंग-मिन का ही भाई था, और अब तो वांग सांगयुक कैंग-मिन को रेस्पेक्ट देने की नौबत आ गया था। रिजल्ट सुनते ही वांग सांगयुक कैंग-मिन को मक्खन लगाने लगता है। अरे अरे आपके कपड़े गीले हैं, आपको तो नए कपड़े चाहिए बोल के अपने असिस्टेंट से जनरल डिपार्टमेंट से वो कपड़े मंगवाता है। आपके साथ मुझे बहुत सारी बात करनी है बोल के वांग सांगयुक कैंग-युक को अपने ऑफिस में ले जाता है। बात आग की तरफ फैल जाता है। कैंग-युक कैंग-मिन का बड़ा भाई है, और वो लौट के आ गया है बोल के हॉट टॉपिक बन जाता है। लड़कियां कैंग-युक के हैंडसमनेस से इंप्रेस होने लगते हैं, और कुछ कुछ तो उसे हड्डी जैसा दिख रहा है और बहुत ज्यादा मरियल लग रहा है बोल के पीठ पीछे कमेंट भी करने लगते हैं। दूसरी ओर वांग सांगयुक कैंग-युक को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, और क्योंकि कैंग-युक अपने भाई कैंग-मिन के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वांग सांगयुक हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से पूछ के कैंग-मिन का हर एक फाइल कैंग-युक के सामने लेके आ गया था। यूं तो रिटर्नर्स का फाइल कॉन्फिडेंशियल रहता है, उनके बारे में जानने का किसी के पास भी परमिशन नहीं होता है, पर क्योंकि कैंग-युक कैंग-मिन का ब्लड रिलेटिव था और इकलौता रिलेटिव था, इसलिए वो कैंग-मिन की फाइल को इजीली एक्सेस कर पा रहा था। कैंग-युक इमोशनलेस था, मतलब उसके चेहरे पे जरा सा भी इमोशन झलक नहीं रहा था, और ऐसे रूप में कैंग-युक को देख के वांग सांगयुक घबरा रहा था। वांग सांगयुक बोलने लगता है कि वो लोग हंटर्स की रिटर्नर्स की जासूसी नहीं करते, पर क्योंकि रिटर्नर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक कंट्री की इकोनॉमी को पावर लेवल को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनके डाटा को रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। वांग सांगयुक कैंग-मिन के बारे में बोलने लगता है। वो बोलने लगता है कि पास्ट में एक पावरफुल डंजन उभर के आया था, उसका डेंजर लेवल इतना ज्यादा था कि एक नेशन से वो संभल नहीं रहा था। उस डंजन को रेड करने के लिए कई सारे नेशन इकट्ठे हुए, उनके रिटर्नर्स इकट्ठे हुए, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और चाइना की फोर्स इकट्ठे हुए, और उसी डंजन रेड में कैंग-मिन शामिल था। कैंग-मिन उस डंजन के बॉस को तो मार दिया, पर एक एक्सीडेंट में फंस के वो खुद भी मारा गया। हंटर एसोसिएशन और एक्सीडेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से बस इतना ही हुआ था, पर एक्चुअल में क्या हुआ था कैंग-युक को अच्छी तरह से पता था। उसके भाई का मर्डर हुआ था, बस उन हत्यारों को ढूंढना बाकी था। तभी वांग सांगयुक कैंग-युक को उसके भाई के अपार्टमेंट का चाबी देता है, और कैंग-युक चाबी लेके वहाँ से चला जाता है। कैंग-युक के जाते ही वांग सांगयुक का रूप ही बदल जाता है। वो गुस्से में अपना दांत चबाने लगता है। वो सोचने लगता है कि कैंग-मिन अपने जमाने में एक बहुत पावरफुल रिटर्नर था, वो कई बार धरती को खतरे से बचाया था, और क्योंकि कैंग-युक कैंग-मिन का बड़ा भाई है और कई सालों तक दूसरे डायमेंशन में अपना टाइम बिताया है, तो वो भी कैंग-मिन की तरह बहुत पावरफुल होगा। शायद जल्द ही कोरिया ही नहीं पूरे दुनिया का हायरार्की बदलने वाला था, और ये सब कैंग-युक करने वाला था, और ऐसे बंदिश से वांग सांगयुक को संभल के ही रहना था। सीन शिफ्ट होता है कैंग-मिन के अपार्टमेंट में, जहाँ कैंग-युक अपने भाई के फोटो को देख रहा था। उसके एल्बम्स को देखते देखते उसे याद कर रहा था। फोटो से तो एक बात जरूर क्लियर था कि कैंग-मिन धरती में वापस आके बहुत ज्यादा खुश था। वो अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रहा था। एल्बम्स देखते देखते कैंग-युक का नजर एक फोटो पे अटक जाता
जाता है। उस फोटो में वही आदमी था जो कैंगमिन के मरने के टाइम उसके सामने खड़ा था और उसका हाथ खून से लथपथ था। एल्बम्स को देख के कैंग एक बात जरूर समझ जाता है कि कैंगमिन और वो लड़का एक ही गिल्ड से बिलोंग करते थे और वो गिल्ड था करगाओ गिल्ड, जिसे खुद कैंगमिन ने ही बनाया था और वो खुद उस गिल्ड को लीड कर रहा था। उस आदमी को ढूंढने के लिए कैंग तुरंत गाड़ी से करगाओ गिल्ड के हेडक्वार्टर पे पहुंच जाता है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से उस आदमी के बारे में पूछने लगता है। वहाँ कैंग को पता चलता है कि उस आदमी का नाम वांगकुहो है और वो फिलहाल के लिए गिल्ड बेस में नहीं है। वांगकुहो फिलहाल के लिए सिंसा स्टेशन गया था। सिंसा स्टेशन के डंजन गेट को बंद करने के लिए गया था, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए कैंग भी सिंसा स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है सिंसा स्टेशन पे, जहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर एक पोर्टल खुला था। पोर्टल जो दूसरे दुनिया के डंजन से धरती को जोड़ता था। उसी पोर्टल को इंसान गेट बोलते थे। यूं तो नॉर्मल इंसान उस गेट के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहे थे, पर कैंग आसपास की माना से उस गेट का पता लगा लेता है और डायरेक्टली उस गेट की ओर बढ़ने लगता है। उस गेट को हंटर एसोसिएशन के दो सिक्योरिटी गार्ड कर रहे थे और वो लोग कैंग को देख के उसे रोकने की कोशिश भी किए थे, पर कैंग थोड़ा बहुत दिखने में अपने भाई कैंगमिन की तरह लग रहा था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पोलाइटली डंजन के अंदर ना जाने को बोलते हैं। वो कैंग को एक्सप्लेन करने लगते हैं कि डंजन के अंदर फिलहाल गोरगुआ के फर्स्ट अटैक्स कोड गए हैं, पर फिर भी कैंग गेट के अंदर चला जाता है और गार्ड्स उसे रोक नहीं पाते हैं। वो भला रोकते भी कैसे, क्योंकि वो लोग भी कैंगमिन के बड़े भाई कैंग के बारे में सुने थे। आग की तरफ फैलते खबर से वो अनजान नहीं थे, इसलिए कैंग के गेट के अंदर जाने के बाद ही सिक्योरिटी गार्ड्स एक्शन में आते हैं और वहाँ की रिपोर्ट को हंटर एसोसिएशन में भेज देते हैं। सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, जहाँ पोर्टल से होते हुए कैंग वहाँ आता है। वहाँ का डंजन इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा इमिट नहीं कर रहा था, इसीलिए डंजन को देखते ही कैंग समझ जाता है कि वहाँ के मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे। डंजन के अंदर चारों तरफ कंकाल बिछे हुए थे, लाशें बिछे हुए थे और इन सब अवशेषों को देखते हुए कैंग अपने अथॉरिटी ऑफ डेड को यूज करता है और मरे हुए को राइज करने का कमांड देता है। कैंग द स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमैंसर था और हेला का करंट मोनार्क था। किंग ऑफ द डेड के कमांड को अनडेड क्रिएचर्स भला कैसे नजरअंदाज कर सकते थे, इसलिए कैंग की कमांड पाते ही अनडेड क्रिएचर्स अपने इटर्नल संबर से उठने लगते हैं और अपने मोनार्क के पीछे चल पड़ते हैं। उसी डंजन के किसी कोने में वांगकुहो अपना बैटल लड़ रहा था। डंजन के मॉन्स्टर्स को मार के वो एंजॉय कर रहा था, पर उसे और उसके गैंग को कहाँ पता था कि एक अनजान सा खतरा उनकी ओर ही आ रहा है। लॉर्ड ऑफ द डैम का नजर उन पे गिर गया है। सीन स्टार्ट होता है सिंसा स्टेशन के डंजन से, जहाँ पे वांगकुहो डंजन के मॉन्स्टर का शिकार कर रहा था, उनको मार के एक्सपीरियंस बटोर रहा था और वो वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ वहाँ उसके जूनियर गिल्ड मेंबर्स थे जो वांगकुहो को इम्प्रेस करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। कोई उसे लाइटर जला के दे रहा था तो कोई वांगकुहो की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। कुछ तो वांगकुहो को कैंगमिन से भी बड़ा बता रहे थे। मॉन्स्टर्स को मारने में तुमने कैंगमिन का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है बोल के उसकी वो लोग झूठी तारीफ कर रहे थे। उन्हीं जूनियर मेंबर्स के बीच एक ऐसा लड़का था जो दिल से साफ था, जो वांगकुहो की नहीं बल्कि कैंगमिन का फैन था। उसके हिसाब से गोरगुआ का एक्चुअल लीडर कैंगमिन ही था, इसीलिए वो बिना डरे वांगकुहो का सामना करता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तुम नहीं बल्कि कैंगमिन था है बोल के वांगकुहो के मुंह पे बता देता है, जिसे सुन वांगकुहो भड़क जाता है। वो उस लड़की का नाम पूछता है और उसे लात घूंसों से मारने लगता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस लड़के का नाम ओटायो था और वो जोश के मारे वांगकुहो का इंसल्ट तो कर दिया था, पर मार खा के पछता रहा था। वांगकुहो के दूसरे टीममेट्स भी ओटायो के पीछे पड़ जाते हैं और वो सब मिलके ओटायो की रैगिंग करने लगते हैं। अपने जूनियर टीममेट से इंप्रेस होके वांगकुहो अकेले ही डंजन के बाहर चला जाता है और ओटायो से निपटने का काम वो अपने जूनियर टीममेट्स को सौंप देता है। जहाँ वांगकुहो के जूनियर टीममेट ओटायो को परेशान कर रहे थे, उसे मार रहे थे, पीट रहे थे और यहाँ तक कि उसकी बहन की नंबर भी मांग रहे थे, वहीं ओटायो कैंगमिन के बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगता है कि जब कैंगमिन गोरगुआ गिल्ड का लीडर था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, किसी का भी कभी हिम्मत नहीं हुआ था किसी कमजोर को परेशान करने का, किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने का। यूं तो कैंगमिन को ओटायो बहुत पहले से जानता था, उसके साथ उसका उठना बैठना चलता रहता था, पर वो कैंगमिन के गिल्ड को कभी ज्वाइन नहीं किया था। ओटायो तभी कैंगमिन के गिल्ड को ज्वाइन किया जब ओटायो की बहन कैंगमिन की हेल्प करने लगी। कैंगमिन के गिल्ड गोरगुआ को आगे से ज्वाइन कर ली। कैंगमिन के अंदर गोरगुआ गिल्ड बहुत आगे गया, पर सब कुछ टूट के बिखर गया जब कैंगमिन ही डंजन के अंदर मारा गया। फिलहाल तो ओटायो बहुत गुस्सा महसूस कर रहा था। वांगकुहो के चमचों को वो सबक सिखाना चाहता था, पर वो इतना पावरफुल था नहीं कि इतने सारे मेटा ह्यूमन के साथ वो एक साथ लड़ सके। तभी कुछ अनोखा होता है। डंजन के अंदर एक अनजान आवाज गूंजने लगता है। जब सब लोग आवाज की ओर ध्यान देते हैं तो उनको एक अनजान सा आदमी दिखाई देता है। जिस डंजन में किसी का भी आना जाना रेस्ट्रिक्टेड था, उसी डंजन के अंदर ये आदमी घुस आया था और वो लगातार वांगकुहो के बारे में पूछ रहा था। वांगकुहो की टीममेट्स भड़क जाते हैं और हमसे तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो बोल के कैंग को वो धमकाने लगते हैं। वहाँ मौजूद सबके सब मेटा ह्यूमंस थे, कुछ तो रिटर्नर्स भी थे और उनसे बदतमीजी से कोई बात करे वो ऐसा कैसे होने दे सकते थे। वांगकुहो के टीममेट्स सीखने लगते हैं वांगकुहो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है, अब तुम बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा वांगकुहो के साथ क्या रिश्ता है बोल के वांगकुहो के टीममेट्स कैंग को धमकाने लगते हैं। पर कैंग किसी की भी बातों का ध्यान नहीं देता और सबको इग्नोर करके वो ओटायो से बात करने लगता है। वांगकुहो कहाँ गया है बोल के वो ओटायो से पूछने लगता है और इस प्रोसेस में वो वांगकुहो के टीममेट्स को भड़का देता है। गुस्से से
बौखला के जैसे ही वांगकुहो का टीममेट कैंग युक पे हमला करने की कोशिश करता है वैसे ही वो दूर जा गिरता है और वहीं मर जाता है। जो भी हुआ था चंद पलों में ही हो गया था। कहीं से एक एरो आके वांगकुहो के एक टीममेट को वहीं मार दिया था। देखते ही देखते वांगकुहो के टीममेट घिर जाते हैं। चारों तरफ से स्केलेटन सोल्जर आके उन सबको धीरे धीरे घेरने लगते हैं। वांगकुहो के टीममेट लड़ने की कोशिश तो करते हैं पर उनका हर बार खाली जाता है क्योंकि स्केलेटन सोल्जर टूट के बार बार जुड़ रहे थे और टाइम के साथ वांगकुहो के सारे टीममेट्स को मार के अपने अंडर आर्मी में शामिल कर दिए थे। बस अब ओटायो ही बच गया था जो डर के सहम गया था। ओटायो को फिर से कैंग युक वही सवाल पूछता है जिसका जवाब ओटायो इस बार दे देता है। ओटायो बोल देता है कि मैं कंफर्म तो नहीं हूँ पर वांगकुहो गमनम के किसी क्लब में ही शायद होगा, वहाँ पे बैठ के वो मजा लूट रहा होगा। जवाब सुन के कैंग युक ओटायो को एक काम देता है, मुझे तुम उस क्लब पे ले जाओ बोल के आंखें दिखा के डरा धमका के ओटायो को वो मना लेता है। सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर जहाँ अभी भी हंटर एसोसिएशन के सिक्योरिटी ऑफिसर अपना काम कर रहे थे, डंजन के गेट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसी डंजन के गेट के अंदर से ओटायो और कैंग युक बाहर आते हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को चौंका देते हैं। उनकी रिपोर्ट के अनुसार डंजन के अंदर बहुत सारे मेटा ह्यूमंस गए थे, उनके बीच वांगकुहो भी मौजूद था। पर डंजन के अंदर से ये दोनों बाहर निकल रहे थे, मतलब डंजन के अंदर जरूर कुछ हुआ था। इसीलिए वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड कैंग युक और ओटायो को पूछताछ करने लगते हैं जिनके क्वेश्चन को ओटायो ही हैंडल करता है और इधर उधर का बात बना के कैंग युक ने ही डंजन को क्लियर किया है बोल के रिपोर्ट में लिखवा देता है। यहाँ ओटायो को पता चलता है कि कैंग युक ही कैंगमिन का बड़ा भाई है जो कि कैंगमिन के साथ दूसरे दुनिया में फंस गया था और उस दुनिया में रुकने का फैसला ले लिया था। ओटायो सोचने लगता है कि ये कैंगमिन का बड़ा भाई है इसीलिए इतना ज्यादा पावरफुल है, उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो कैंग युक के अच्छे साइड पे ही रहे। ओटायो ये सब सोच ही रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड उससे फिर से पूछताछ करने लगते हैं, वांगकुहो कहाँ गया है बोल के इंक्वायरी करने लगते हैं। इस बार ओटायो सच बता देता है, हम सबको छोड़ के वांगकुहो बीच में ही डंजन से चला गया था बोल के रिपोर्ट में वो लिखवा देता है। सब लोग वांगकुहो के बारे में जानते थे, वांगकुहो के एरोगेंट नेचर से सब लोग वाकिफ थे पर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि वो गुरगुआ गिल्ड से बिलोंग जो करता था। फिलहाल तो गुरगुआ गिल्ड में गिल्ड मास्टर नहीं था पर जल्द ही कोई ना कोई उभर के आने वाला था जो पूरे गुरगुआ गिल्ड को लीड करने वाला था। जल्द ही एक ऐसा टाइम आने वाला था जब गिल्ड्स आपस में टकराने वाले थे और वर्ल्ड बेस्ट मेटा ह्यूमंस फिर से चुने जाने वाले थे। सिक्योरिटी गार्ड्स के सवालों से निपट के ओटायो कैंग युक को गमनम क्लब की ओर ले जाने लगता है। गमनम क्लब में बहुत भीड़ था, लोग वहाँ नाच गा रहे थे, मजे लूट रहे थे पर ओटायो और कैंग युक का उस मस्ती भरे माहौल में कोई कम नहीं था, इसीलिए डायरेक्टली दोनों के दोनों वीआईपी लॉज की ओर बढ़ने लगते हैं। वीआईपी लॉज के डोर को एक मेटा ह्यूमन गार्ड कर रहा था जो ओटायो को देख के ज्यादा खुश नहीं होता है और तुम लेट हो और ये कौन है बोल के पूछने लगता है, जिसपे ओटायो बता देता है कि ये कैंगमिन का बड़ा भाई है और हमें अंदर ही काम है। उस मेटा ह्यूमन को कैंग युक से अलग ही वाइब आ रहा था जो कि कैंगमिन से पूरी तरह से अलग था। जहाँ कैंगमिन पोलाइट नेचर का था, हमेशा इमोशन से बात करता था, वहीं कैंग युक एक इमोशनलेस रिटर्नर था जो कि रूड होने के साथ साथ डेथ का वाइब दे रहा था। सीन स्टार्ट होता है गमनम क्लब से जहाँ ओटायो और वांगवुक आ धमके थे और सीधा वीआईपी लॉज की ओर बढ़ने लगे थे। वीआईपी लॉज के अंदर कुल मिला के वो लोग 7 लोग से मिलते हैं जिनमें से कोई भी वांगकुहो नहीं होता है। वो लोग ओटायो को अच्छी तरह से पहचानते थे, ओटायो वांगकुहो के अंडर काम करता था बोल के वो लोग अच्छी तरह से जानते थे पर उनमें से कोई भी कैंग युक को नहीं पहचानता था, इसीलिए वो लोग ओटायो से उस अनजान आदमी के बारे में पूछने लगते हैं और जब उनको ये पता चलता है कि वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि कैंगमिन का बड़ा भाई कैंग युक है, एक रिटर्नर है, तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कैंग युक को अपने साइड में लेने के लिए, उसे इम्प्रेस करने के लिए वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और इधर उधर की बात करके उसे बहलाने लगते हैं पर वांग युक डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता है और वांगकुहो के बारे में पूछने लगता है। यहाँ हमें गु चेंग युक के बारे में पता चलता है। गु चेंग वू गार्गुआ गिल्ड के अटैक स्क्वाड का इंचार्ज था और उसी के अंडर ही वांगकुहो काम करता था। यूं तो वांगकुहो क्लब में बहुत ज्यादा आता जाता रहता था पर फिलहाल के लिए वो क्लब में अवेलेबल नहीं था। गु चांगू कैंग युक को बिठाता है, उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाता है और मस्का लगाते हुए कैंग युक को बोलने लगता है कि वांगकुहो आजकल बाहर ही रहता है, न जाने किस बिजनेस में अपने आप को फंसा लिया है पर उसकी इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। गु चेंगू के हिसाब से कैंग युक को सारा मसला उसे बता देना चाहिए और वांगकुहो को उसे नहीं छेड़ना चाहिए पर कैंग युक तो वहाँ बदला लेने के लिए आया था, वो कहाँ गु चेंग युक की बात सुनने वाला था। कैंग युक गु चेंग युक की आंखों में आंखें डाल के उसे वांगकुहो का पता बताने को बोलता है, उसे वो डराने लगता है और इस प्रोसेस में वो गु चेंग वू को डराने लगता है। गु चेंग वू अंदर ही अंदर भड़क रहा था क्योंकि कैंग युक उससे बदतमीजी से वो बात कर रहा था पर गु चेंग वू मजबूर था, वो कैंग युक से ऐसे ही भिड़ नहीं सकता था, वो कैंग युक की पावर से अनजान जो था। वहीं उसी कमरे में गागाओ गिल्ड का दूसरा एक मेंबर ओटायो को परेशान कर रहा था, डंजन के अंदर हुए एक्टिविटीज के बारे में उससे पूछताछ कर रहा था। डर के घबरा के ओटायो बोल देता है कि डंजन के अंदर सब लोग मारे गए, डिमोनिक बीस्ट सबको मार दिए, बस वो बच पाया है क्योंकि कैंग युक ने उसे बचाया है। कैंग युक का नाम सुन के सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और कैंग युक के एबिलिटीज के बारे में जानने को उत्सुकता दिखाने लगते हैं पर ओटायो कैंग युक के एबिलिटीज के बारे में किसी को नहीं बताता क्योंकि गु चेंग युक से ज्यादा उसे कैंग युक से डर लग रहा था, उसके नेक्रोमेंसी से डर लग रहा था। तभी कैंग युक उठ के वहाँ से जाने लगता है और अपने साथ वो ओटायो को भी बुलाता
है जहाँ गारगाओ गिल्ड के दूसरे मेंबर्स ओटायो को पकड़ लिए थे, उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहे थे। वहीं गू चांग ऊ सब पे चिल्लाने लगता है और ओटायो को छोड़ देने को बोलने लगता है। यूं तो गू चांग ऊ भी बहुत गुस्से में था, पर उस वक्त वो कैंग युक और ओटायो को जाने दिया था। पर उन दोनों के जाने के बाद वो अपने टीममेट्स को समझाने लगता है कि अपने दुश्मन के एबिलिटीज को बिना जाने उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब उनका दुश्मन कैंगमिन का बड़ा भाई हो, एक रिटर्नर हो। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि गू चांग ऊ कैंग युक और ओटायो को वांग कुहो से मिलने के बहाने उनको इंसिनरेटर प्लांट पे भेज दिया है, उनको जला के मारने का प्लान किया है। पर उसे कहाँ पता होता है कि वो एक नेक्रोमैंसर से पंगा ले रहा है। जहाँ कैंग युक और ओटायो दिए गए हुए पते की ओर जा रहे थे, वहीं गू चांग ऊ वांग कुहो को कॉल करता है और रिसेंट इवेंट्स के बारे में उसे अपडेट देता है और साथ ही साथ उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है। दूसरी ओर कैंग युक और ओटायो इंसिनरेटर प्लांट पे पहुंचते हैं। जगह को देख के ही ओटायो समझ गया था कि ऐसे जगह पे वांग कुहो बिल्कुल नहीं हो सकता था। वो समझ चुका था कि ये जरूर गू चांग ऊ का ही कोई प्लान होगा। यूं तो ओटायो सामने से कुछ नहीं बोलता, पर पूछे जाने पे वो कैंग युक को इनडायरेक्टली वार्न जरूर करता है। वो बोलता है कि ये गारगाओ गिल्ड का डंपिंग ग्राउंड है, मतलब हर एक गलत चीज यही होता है। किसी ट्रेडर को टॉर्चर करना हो या किसी को मारना हो, वो सब इलीगल काम यहीं पे किया जाता है। पर ऐसी चीजों के बारे में सुन के भी कैंग युक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस वांग कुहो को ढूंढना था, अपने भाई के कातिलों को सजा देना था। जहाँ ओटायो और कैंग युक इंसिनरेटर प्लांट के अंदर जा रहे थे, वहीं इंसिनरेटर प्लांट के अंदर छुपे हुए बदमाश फॉर्मेशन में आने लगे थे। कैंग युक का किस्सा वो लोग वही खत्म करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर कोरियन हंटर एक्सीडेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एक मीटिंग चल रहा था। मीटिंग में बहुत सारे लोग आए थे और मीटिंग को होस्ट वांग सांग उक कर रहा था। मीटिंग का मेन मुद्दा कैंग युक था। मीटिंग के डिस्कशन से हमें पता चलता है कि हंटर एसोसिएशन के ज्यादातर लोग कैंगमिन के फैन नहीं थे। कैंगमिन को अपने रास्ते से वो लोग हटाना चाहते थे और इसके लिए वो लोग बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी किए थे। उसी तरह वो कैंगमिन के बड़े भाई कैंग युक से भी डरने लगे थे। कैंग युक के अनजान एबिलिटीज से वो छुटकारा पाना चाहते थे और इससे पहले कि कैंग युक कुछ पता करे, वो लोग सारे सबूतों को ही खत्म कर देना चाहते थे। सीन शिफ्ट होता है इंसिनरेटर प्लांट पे, जहाँ इंसिनरेटर प्लांट का लीडर किम ओटायो और कैंग युक का स्वागत करता है, उनको डराने धमकाने लगता है। किम सोच रहा था कि कैंग युक डर जाएगा, उसको देख के, उसके पावर को देख के सहम जाएगा, पर कैंग युक के चेहरे पे तो कोई इमोशन नहीं था। वो तो एक तरीके का पुतला लग रहा था, इमोशन लेस लग रहा था। किम के सामने कैंग युक डरा तो नहीं था, पर डायरेक्ट अपने मुद्दे पे जरूर आ गया था। जैसे ही कैंग युक पूछने लगता है कि वांग कुहो कहाँ है, किम हंसने लगता है। वो बोलने लगता है कि वो अपने गिल्ड मेंबर्स की इंफॉर्मेशन दूसरों से शेयर नहीं करता। किम कैंग युक को टॉन्ट करते हुए ये भी बोलता है कि गारगोआ गिल्ड अब उसके छोटे भाई कैंगमिन का नहीं रहा, इसीलिए कैंग युक का कोई हक नहीं बनता कि वो उन सबको ऑर्डर दे। किम सारे बदमाशों को इकट्ठा करने लगता है। कैंग युक और ओटायो को घेर लो बोल के ऑर्डर देने लगता है। जैसे ही गारगोआ गिल्ड के बदमाश कैंग युक को घेरने लगते हैं, कैंग युक डेस्मोन को कांटेक्ट करता है। कैंग युक डेस्मोन से पूछता है कि अभी उस एरिया पे कितने सारे आत्मा उसे देख रहे हैं, और जैसे ही वो डेस्मोन से आंसर पाता है, कैंग युक उन 25 सोल्स को अवेकन करता है। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन अपनी कब्र से उठने लगते हैं और अपने मास्टर के कमांड पे एनिमीज पे धावा बोलने लगते हैं। यूं तो बदमाश कैंग युक की अनडेड आर्मी से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उनके अटैक्स का अनडेड आर्मी पे कोई असर नहीं हो रहा था। मार खा के भी अनडेड सोल्जर फिर से उठ खड़ा जो हो रहा था।